तो गाइस व्हाट्सअप वेलकम 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 टू द चैनल। और आज अपनी सेकंड क्लास है रिवीजन की। और फर्स्ट क्लास अगर आपने अभी नहीं देखी है, पहले जाओ फर्स्ट क्लास देखो और उसके बाद ये वाली क्लास करना, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हमने मेजरली जो टाइप ऑफ कंपनीज थी वो कवर कर ली थी, लाइक प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी क्या होती है। तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, ठीक है, जो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हो चुकी थी। तो अगर अभी वो नहीं किया है, पहले वो कवर कर लो और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पर एक चीज मेरे को अभी क्या करनी थी, लास्ट वाली जो क्लास हुई थी ना, क्लास 1 जो हुई थी रिवीजन की, तो उसमें कुछ कुछ चीजें, कुछ बच्चों के जो मैसेजेस आए, तो मैंने सोचा कि वो डाउट्स मैं यहां पर रिकॉर्ड कर देता हूं, सो दैट कि अगर किसी और को भी वो डाउट रहेगा तो वो एटलीस्ट क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ये आई कि सर एक बार बताओ, आप हमें बता रहे थे कि कंपनी जो शेयर इशू कर सकती है वो प्राइवेट प्लेसमेंट से भी कर सकती है और पब्लिक इशू लाके भी कर सकती है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं सेक्शन नंबर 42, तो सेक्शन नंबर 42 बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, और 42 ये बात करता है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 200 से ज्यादा ऑफरीज को सिक्योरिटी ऑफर करते हो तो फिर वो पब्लिक इशू मान लिया जाता है। अप टू 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर यू कैन डू, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलेंगे। 200 से ऊपर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, पब्लिक इशू। तो सर एक बात बताओ, अगर हम 300 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं तो क्या प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती? तो मैंने बोला नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर लिमिट तो 200 तक मेंबर्स पे होती है ना, और जो लोग डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं वो लोग तो मेंबर थोड़ी होते हैं, वो लोग तो डिबेंचर खरीद रहे हैं, उन्होंने तो एक तरीके से कंपनी को लोन दिया है। तो अगर उन्होंने लोन दिया बेटा, तो वो 300 है ना, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप मोर देन 200 कर रहे हो तो मोर देन 200 वो क्या बन जाएगा, पब्लिक इशू बन जाएगा। अगर मोर देन 200 वो पब्लिक इशू बनेगा तो हम वहां पर वो अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए यहां पर ये 300 पर्सन के आगे डिबेंचर्स में क्या लिखा हुआ है, मैंने नो लिखा हुआ है। सर एक चीज और बताओ, मान लो ऐसा हो सकता है कि हम एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 150 लोगों को शेयर्स ऑफर कर दें और 150 लोगों को डिबेंचर्स ऑफर कर दें। क्या ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो ये 200 लोगों तक की लिमिट होती है ना, ये आपको सिक्योरिटी वाइज देखनी होती है। मतलब हर सिक्योरिटी के लिए आप 200 लोगों को ऑफर कर सकते हो। इट इज नॉट टू बी लाइक दैट कि आप जो ऑफर कर रहे हो वो टोटल मिलाकर 200 को कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी वाइज चेक करते हो तो यू कैन डू इट सिक्योरिटी वाइज। आप 200 200 सिक्योरिटी वाइज इशू कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपने 180 लोगों को शेयर ऑफर कर दिए, फिर 180 लोगों को डिबेंचर ऑफर कर दिए इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, क्या ये पब्लिक इशू माना जाएगा? तो हम बोलेंगे नहीं, इट इज नॉट अ पब्लिक इशू। आप अप टू 200% को सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हो, इट इज ओके, ठीक है। तो आपको ये अलग अलग ही देखना होता है, एक साथ नहीं देखना होता। एक तो ये चीज मेरे को क्लैरिफाई करनी थी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और एक चीज क्या है, जो स्मॉल कंपनी वाला टॉपिक होता है ना, ये 3 केसेस में नहीं लगता। सर किस किस में स्मॉल कंपनी का टॉपिक नहीं लगता? मतलब हम बोलेंगे कि ये कंपनीज जो होंगी ना, हम इनको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, इवन इफ कि इनकी लिमिट ज्यादा हो कम हो, ये 4 करोड़ 40 करोड़ की लिमिट के अंदर हैं या उससे बाहर हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, हम इनको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। किसको सर? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को। जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडरी कंपनी है, हम इनको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, ठीक है। जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, हम उसको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। सर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी विच इज फॉर्म्ड फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस, मतलब ऐसी कंपनी जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर 8 कंपनी। और सर कोई भी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको कभी स्मॉल कंपनी नहीं मानना। तो आप चीज ध्यान रखेंगे कि 3 कंपनीज को कभी भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। मेरे साथ एक बार बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो ताकि याद हो जाए। सर कौन सी कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं मानना? होल्डिंग सब्सिडरी को स्मॉल कंपनी नहीं मानते, सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं मानते, और कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट विच इज गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। इनको आपको स्मॉल कंपनी नहीं मानना, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आते हैं डेफिनेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। अब आज से अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? तो देखो ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दिस इज द बेयर डेफिनेशन, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, जो बॉडी कॉर्पोरेट होगा या कॉर्पोरेशन बोले तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आएगा सर? वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो कंपनीज आ जाएंगी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, टेस्ला हो गया, माइक्रोसॉफ्ट यूएस हो गया, अमेजॉन हो गया। जो भी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, हम बोलेंगे वो सारी कंपनी क्या है, हमारे लॉ के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट है। बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया।
ओके, बट डज नॉट इंक्लूड, पर सर इसके अंदर नहीं आएंगी दो चीजें, क्या? पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना है, और दूसरा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, आराम से पढ़ना, यहां पर थोड़ा सा कैच है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, या फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब वो अपने लॉ में, अपने एक्ट में तो बॉडी कॉर्पोरेट होगा, पर हम उसको यहां बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे अगर सीजी उसे क्या कर देता है, स्पेसिफाई कर देता है। सीजी ने किसको स्पेसिफाई किया? सर सीजी ने स्पेसिफाई किया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड सोसाइटीज को, तो इनको आपको क्या नहीं मानना? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। मैं दोबारा बोलता हूं, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आएगा सर? बॉडी कॉर्पोरेट में वो कंपनीज आएंगी जो कहां इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया के बाहर, बट इसके अंदर दो नहीं आएंगी, क्या? पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना है, और दूसरा, कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी स्पेसिफाई कर देगा तो उसको हमें बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना होता। बट आगे एक ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पता है ये क्या लिखा है? ये लिखा है सीजी जिसको स्पेसिफाई करेगा हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है सर। पर लिखा है सीजी जिसको स्पेसिफाई करेगा ना, इट शुड नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में कंपनी कहां डिफाइंड था? याद करो, फर्स्ट क्लास याद करो। अगर इस एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन देखनी है तो वो कहां लिखी हुई है सर? वो लिखी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, और सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलता था कंपनी मींस द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई है या फिर इससे पहले वाले किसी कंपनी लॉ में उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है ना। तो वो बोल रहा है जो इस एक्ट के हिसाब से कंपनी है ना, सीजी कभी भी उसको एक्सक्लूड करने के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकता। अगर सीजी कभी भी उसको एक्सक्लूड करने के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकता, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो कंपनी है एज पर दिस एक्ट वो तो बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी ही आएगी, क्योंकि सीजी कभी उसे बाहर कर ही नहीं सकता। तो इसने क्या लिखा? बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड, बॉडी कॉर्पोरेट में दो चीजें नहीं आएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी क्या कर देगा? एक्सक्लूड करवा देगा। पर सीजी कभी भी ऐसी कंपनी को एक्सक्लूड नहीं करा सकता, किसी भी ऐसी कंपनी का नाम स्पेसिफाई नहीं कर सकता विच इज अ कंपनी एज पर दिस एक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? सो एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच शुड नॉट बी अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट, क्या लिखा हुआ है? नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। जिसको सीजी स्पेसिफाई करेगा वो इस एक्ट के हिसाब से कंपनी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सीजी इस एक्ट के द्वारा बनी गई कंपनी, इस एक्ट की डिफाइन की गई कंपनी, इस एक्ट में जो कंपनी डिफाइंड है कहां? 2 क्लॉज 20, वो वाली कंपनी को कभी भी सीजी स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। यानी जो कंपनी एज पर दिस कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ वो कंपनी है ना, तो वो कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं हो सकती। यानी कंपनी इज ऑलवेज अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द दिस डेफिनेशन आई कैन से कंपनी इज ऑलवेज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो हम एक लाइन बोल सकते हैं, सर एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। हर कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट होगी बट हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। सर हर कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट होगी पर हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं हो सकती। जैसे एक एग्जांपल लिया, जो रिलायंस है, क्या रिलायंस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी है? हाँ, रिलायंस इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर कंपनी लॉ, तो हमारे कंट्री के हिसाब से कंपनी है, इस एक्ट के हिसाब से कंपनी है। सर क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? बीसी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, निकम्मे कहीं के। बीसी बोले तो बॉडी कॉर्पोरेट, सर सेक्शन 2 क्लॉज 11 के हिसाब से वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है। अगर मैं बात करता हूं टेस्ला की, तो क्या टेस्ला इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया? हाँ सर, वो तो बाहर बनी है इंडिया के, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है पर वो हमारे एक्ट के हिसाब से कंपनी नहीं है। तो हम ऐसा बोलते हैं that every company is a body corporate but every body corporate is not a company। समझ में आ गई बात? हाँ सर। फिर इसके बाद अपन चलते हैं लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर। देखो पहले मैं तुम्हें नोट से पढ़ा दे रहा हूं, उसके बाद मैं तुम्हें बुक पे लेके चलूंगा। सर लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है, लिस्टेड कंपनी मींस एनी कंपनी। रुको, लिस्टेड कंपनी होने के लिए पहले तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा? कंपनी। और कंपनी बोले तो कंपनी मींस द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी कंपनी लॉ और दिस एक्ट, previous company law। Listed company means any company which has any of its securities listed on the recognized stock exchange। Listed company वो कंपनी होगी जिस कंपनी ने अपनी कोई भी सिक्योरिटी को लिस्ट करा रखा है ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन से होते हैं? एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे ना सेबी की वेबसाइट पर जाके, तो यू विल फाइंड दैट प्रेजेंटली देयर आर 7 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। अभी इंडिया के अंदर कितने स्टॉक एक्सचेंजेस? 7, जिसमें से 2 सबसे बड़े कौन से? एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिनको हम बोलते हैं कि इनके नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं।
ठीक है। अगर इन पर आपकी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, मेरे साथ बोलो, कोई भी सिक्योरिटी हमारी लिस्टेड है, कोई भी सिक्योरिटी हमारी लिस्टेड है, कहां सर? इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पर, तो हमारी कंपनी को क्या माना जाएगा? लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। सर मैंने बोला एक बार बताओ सिक्योरिटी मतलब क्या? तो इन्होंने बोला सिक्योरिटी का मतलब सेम आपको वही लेना है जो आपको कहां डिफाइन किया गया है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर। ऑल्दो ये एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट सिक्योरिटीज की जो डेफिनेशन दी गई है ना, वो यहीं पर दी गई है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। ठीक है सर, वहां से हमको क्या पता चला? मोटा मोटी हमको ये पता चला कि सिक्योरिटीज में ये 3 चीजें आती हैं। हालांकि सिक्योरिटी की डेफिनेशन उधर बहुत बड़ी है, ठीक है, उधर और भी चीजें सिक्योरिटीज के अंदर आती हैं, बट फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूं कि क्या क्या सिक्योरिटी माना जाएगा। सर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में 2 प्रकार के शेयर होते हैं, एक नॉर्मल वोटिंग राइट और एक डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक होता है नॉर्मल वोटिंग राइट, एनवीआर बोले तो नॉर्मल वोटिंग राइट। सर जिनके नॉर्मल वोटिंग राइट होते हैं, व्हाट इज नॉर्मल वोटिंग राइट? नॉर्मल वोटिंग राइट का मतलब होता है सर 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट, 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट। डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का मतलब कि ये शेयर बाकी सब रिस्पेक्ट में तो सेम होंगे, मतलब ये शेयर बिल्कुल हूबहू सेम होंगे बाकी इक्विटी शेयर्स की तरह, बट इनमें वोटिंग राइट का फर्क होता है। मतलब बाकी शेयर्स जो होते हैं 1 शेयर 1 वोट होता है, यहां पर क्या होगा सर? फॉर एग्जांपल 1 शेयर इज इक्वल टू 2 वोट, 1 शेयर इक्वल्स टू 3 वोट, ऐसे करके होगा, या फिर 3 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो ऐसा करके चलता है, इसको अपन बोलते हैं क्या? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। फिर हमने बोला कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है सर? कन्वर्टेबल में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल वारंट्स आते हैं। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आ सकते हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि सर आप क्या क्या इशू करके किस किस को लिस्ट करा सकते हो। अगर देखो मैं बात करता हूं पब्लिक कंपनी की, एक स्टैंडर्ड रूल बता रहा हूं, जब भी कभी पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, मेरी बात को समझना आराम से, जब भी कभी पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, मतलब जनता जनार्दन को इशू करोगे, क्या चाहे कुछ भी इशू करो, चाहे आप इक्विटी शेयर इशू करो, नॉर्मल वाला, डिफरेंशियल वाला, चाहे आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करो, कोई भी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कुछ भी इशू करो, आप नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करो, वेदर यू आर इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मैं कह रहा हूं आप तीनों में से किसी भी चीज का पब्लिक इशू लेकर आ जाओ, आपके लिए लिस्टिंग मैंडेटरी हो जाती है, आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है, आधे लोगों को तो यह भी डाउट होता है कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं ला सकती। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, जब सेक्शन 42 डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो इसके बारे में और बताऊंगा कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी लेकर आ सकती है। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है, हाँ, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, हाँ, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, हाँ, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है नहीं। क्यों? कॉमन है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 थर्ड वाली वो प्रोहिबिशन याद करो, सेक्शन 2 क्लॉज 68 की थर्ड प्रोहिबिशन, जो तीसरी चीज थी वो क्या थी कि प्रोहिबिट करते हैं टू इनवाइट टू द पब्लिक, आप इन्विटेशन नहीं भेज सकते पब्लिक को कि आप आइए और हमें ऑफर कीजिए, वो मना होता है। सो पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आ रही है, किस चीज का? इक्विटी शेयर का, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, तो आपके लिए लिस्टिंग ऑप्शनल हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं प्राइवेट कंपनी की, तो मैं बोलूंगा प्राइवेट कंपनी के लिए तो पब्लिक इशू प्रोहिबिटेड होता है, आप तो ला ही नहीं सकते। अब बची कहानी किसकी? प्राइवेट कंपनी के लिए अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से आप क्या इशू कर रहे हो? इक्विटी शेयर, तो मैंने बोला आप लिस्ट करा ही नहीं सकते। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों, पूछो तो एक बार क्यों सर, क्यों एक बार बताओ ना। प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इक्विटी शेयर इशू करती है, तो आप उसे लिस्ट नहीं करा सकते। इशू तो कर सकते हो बट लिस्ट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि अगर तुमने उसको लिस्ट करा दिया, तो वो मार्केट में ट्रेडेबल हो जाएगा, इट विल बिकम फ्रीली ट्रांसफरेबल, और कभी भी प्राइवेट कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। सर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल वारंट का तो केस आता ही नहीं है। इन दोनों को भी हम इशू कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, बट लिस्ट नहीं करा सकते। क्यों लिस्ट नहीं करा सकते? सेम रीजन, अभी ये कन्वर्टेबल है, कल को कन्वर्ट होकर क्या बन जाएंगे? इक्विटी शेयर, और अगर ये कन्वर्ट होकर कल को इक्विटी शेयर बन गए, तो फिर वही वाली कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, फ्रीली ट्रांसफरेबल वाली। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को भी आप लिस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि है तो शेयर ही ना, ऑल्दो नॉन कन्वर्टेबल रहेगा, बट शेयर तो शेयर होता है ना। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो शेयर अगर लिस्ट हो गया तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल बन जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो बचा क्या सर? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी कि प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर अगर इशू करती है, तो उसे लिस्ट करा सकती है। ठीक है, तो उसे क्या करा सकती है? लिस्ट करा सकती है। बाकी मैंने तुम्हें सारी कहानी बता दी कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू तो ला ही नहीं सकती, तो इसकी तो बात ही खत्म कर देना। और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से ये सब चीजें ला सकती है, बट ड्यू टू सम रीजंस आप उन्हें लिस्ट नहीं करा सकते। तो प्राइवेट कंपनी अगर लिस्ट होना चाहती है, तो सिर्फ क्या इशू करके हो सकती है? एनसीडी, पर उस पर भी
उस पे भी सरकार ने रायता फेर दिया। क्या रायता फेरा? एक रूल लेकर आए, रूल 2A। इस पर क्वेश्चन आता है पेपर में, और अभी मैं तुम्हें बुक से पढ़ाऊंगा ना, बुक से तुमको ऐसा लगेगा भयंकर हो, पता नहीं क्या चल रहा है, और अभी ये तुमको पढ़ के एकदम ईजी लगेगा। रूल 2A ने क्या बोला? हम कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? सुनना आराम से, बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा। अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, अगर कोई पब्लिक कंपनी है और उसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, ऐसी पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या लेकर आती है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या दोनों का इशू लेकर आती है। नॉन कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या एनसीडी एनसीआरपीएस। या तो कंपनी ने एनसीडी इशू करा या कंपनी ने एनसीआरपीएस इशू करा, या ऐसी कंपनी ने दोनों इशू कर भी रखे हैं, ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। मतलब देखो, पब्लिक कंपनी के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट से जब ये चीजें आ रही थी तो उनके लिए लिस्टिंग ऑप्शनल थी ना। ये रहा, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो लिस्टिंग मैंडेटरी होती है, बट पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से ये सब चीजें लाएगी तो लिस्टिंग क्या होती है? ऑप्शनल होती है। तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ। तो सर, जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से ये सब चीजें लेकर आएगी ना, तो हम उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, मेरी बात सुनना, अगर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है, वो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी लाकर लिस्ट हो जाती है तो क्या उसे लिस्टेड मानेंगे? हाँ सर। अगर कोई पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है, वो अगर एनसीआरपीएस लाकर लिस्ट करवा लेती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीआरपीएस लाकर लिस्ट करा लेती है, क्या उसे लिस्टेड कंपनी मानेंगे? हाँ बेटा, आप पब्लिक कंपनी हो, आप प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या लेकर आ रहे हो? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का इशू ला रहे हो, देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड इफ, अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है तो। एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट है ही नहीं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो और वो प्राइवेट कंपनी से, वो प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी लाकर लिस्ट होती है तो उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। एनसीआरपीएस लाकर लिस्ट हो जाते हो, हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। ये दोनों लाकर लिस्ट हो जाते हो, हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। अच्छा, कोई प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी का तो इक्विटी शेयर लिस्ट हो ही नहीं सकता, है ना, तो हम तो बात ही नहीं कर रहे उसकी। प्राइवेट कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या लाती है? एनसीडी लाती है और लिस्ट करवा लेती है, तो भी हम उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। यानी एक तरीके से बताऊं, प्राइवेट कंपनी बेचारी सिर्फ इसे एक तरीके से तो लिस्ट हो सकती थी, अब तो हम बोल रहे हैं हम उसको भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। और ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर इंडिया में तो लिस्टेड नहीं है, बट लिस्टेड है आउटसाइड इंडिया इन अ जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23, सेक्शन नंबर 23 के अंदर जो जुरिस्डिक्शन बताई गई है, अगर वहां पर आपका इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो हम ऐसी पब्लिक कंपनी को भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। एक बार दोबारा ये वाला पढ़ना पड़ेगा, दोबारा। मैं खुद चाह रहा हूं कि एक बार आपको अभी याद हो जाए। पक्का मेरे साथ याद करोगे? सर, कंपनी किसको लिस्टेड नहीं माना जाएगा? देखो कौन सी कंपनी को लिस्टेड नहीं माना जाएगा? सर, किस कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे? एक बार आंख बंद करके मेरे साथ बोलो, कौन सी कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है और वो पब्लिक कंपनी अपने प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी लिस्ट कराती है, हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। एनसीआरपीएस लिस्ट कराते हो सिर्फ, हम उसको लिस्टेड नहीं मानेंगे। एनसीडी एनसीआरपीएस दोनों भी लिस्ट करा लेते हो तो भी हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। ठीक है। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी सर जो प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी लाकर लिस्ट हो जाती है, हम उसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। सर, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका इक्विटी शेयर इंडिया में तो लिस्ट नहीं है, बट वो इंडिया के बाहर लिस्ट है इन द जुरिस्डिक्शन विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, तो हम उस पब्लिक कंपनी को भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। अब एक बार एक काम करो, मेरे साथ एक बार फटाफट से आके एक बार बुक से जरा डेफिनेशन पे नजर मार लो, बुक के दर्शन कर लो, तुमको बिल्कुल एकदम मजा आ जाने वाला है। पढ़ना जरा। सर, लिस्टेड कंपनी किसको बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी ऐसी कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो बाय एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी तुम इशू करके लिस्ट हो जाओ तो हम तुम्हें लिस्टेड मानेंगे, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी व्हिच हैव लिस्टेड और इंटेंडेड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद सेबी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। पर जिनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा किसके साथ कंसल्ट करके? सेबी के साथ कंसल्ट करके। प्रिस्क्राइब करेगा कौन? सीजी रूल्स में। तो हम क्या करेंगे? हम उनको लिस्टेड नहीं मानेंगे। ठीक है भैया, ना मानना लिस्टेड। तो हमने बोला एक बात बताओ, आपने किसको प्रिस्क्राइब किया? तो बोले हम रूल लेकर आए 2A। कौन सा रूल लेकर आए? रूल 2A। और रूल 2A क्या बोलता है? रूल 2A बोलता है द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। सर, हम इन कंपनीज को लिस्टेड नहीं मानेंगे। मैंने बोला कौन सी कंपनी बताओ तो सही। ऐसी पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं करवा रखे, बट उनका क्या लिस्टेड है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्टेड है, या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लिस्ट है, या दोनों लिस्ट है, तो हम ऐसी पब्लिक कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे। अब तुम्हें एक गलती बताऊं, यहां पर एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? अभी भी यहां पर
ये वाली पुरानी रेगुलेशंस का जिक्र किया गया। मतलब यहां लिखा हुआ है सेबी इशू ऑफ लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2008, और यहां लिखा हुआ है कि अगर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो इशू किए गए होंगे एज पर इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रेगुलेशन 2013। इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों रेगुलेशन जो है ना अब ये खत्म हो चुकी हैं। ये दोनों रेगुलेशन रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, पर मुझे नहीं पता कि ये अभी तक क्यों नहीं हटा रहे हैं। इनको यहां से हटा देना चाहिए। इवन कंपनीज एक्ट में जो एमसी की वेबसाइट पे है वहां भी नहीं हटा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट रिमूविंग। ये दोनों रेगुलेशंस तो खत्म हो चुकी हैं सर। इन दोनों को खत्म करके, इन दोनों को हटाकर मर्ज कर एक रेगुलेशन आ चुकी है जिसका नाम है सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस रेगुलेशन 2021। नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दोनों को, दोनों नॉन कन्वर्टिबल है ना, दोनों सिक्योरिटीज हैं, तो दोनों को मर्ज करके इन दोनों के लिए कंबाइंड रेगुलेशन आ गई है एनसीएस रेगुलेशन 2021, इशू एंड लिस्टिंग ऑफ एनसीएस रेगुलेशन 2021। और जो ये रेगुलेशन है ना, ये रियल लाइफ में इस समय लगती हैं, बट आई डोंट नो व्हाई ये अभी भी यहां पर यही लिखा हुआ है। तो आपके लिए तो यही एप्लीकेबल होगा, तो मैं तो बोलूंगा आप यही पढ़ के जाइएगा और लिख के आ जाइएगा, ठीक है? यस सर, यस सर, डन 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 सर। फिर और किसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने क्या लिस्ट कराया? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी बाय द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट से कराया, तो हम ऐसी कंपनी को भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। और ऐसी पब्लिक कंपनी को भी आप लिस्टेड नहीं मानोगे जिन्होंने इक्विटी शेयर लिस्ट करा रखा है एक ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो कि फॉरेन जुरिस्डिक्शन में, इंडिया के बाहर है, जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, पर वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। इंडिया में तो लिस्ट नहीं है बट उसका इक्विटी शेयर बाहर लिस्टेड है, हम उसे भी क्या नहीं मानेंगे सर? हम उसे भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। तुम देखो कितनी आसान सी डेफिनेशन है लिस्टेड कंपनी की, वेरी वेरी इजी सर। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो सर। इसके बाद अपन आते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर। अब थोड़ा बेसिक बेसिक सी बातें रहेंगी, ठीक है? कौन कौन से टाइप ऑफ कंपनी आपने पढ़ ली? प्राइवेट कंपनी हमने पढ़ लिया सेक्शन 2 क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी हमने पढ़ लिया सेक्शन 2 क्लॉज 71। अच्छा, एक होता है 1% कंपनी। सर व्हाट इज 1% कंपनी? इसके बारे में ना आगे चैप्टर नंबर 2 जो है इनकॉर्पोरेशन वाला, उसमें डिटेल में थोड़ा तो वहां डिस्कस करेंगे। ओपीसी का मतलब अभी थोड़ा सा बता देता हूं। एक 1% कंपनी होगी जहां पर सिर्फ एक सोल मेंबर होगा, ही मस्ट बी इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मे और मे नॉट बी रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, हो सकता है वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है वो इंडिया का रेजिडेंट ना हो, बट इट इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। ये ध्यान रखना, ओपीसी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी होगी, ओपीसी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं होती है, ठीक है? ओपीसी हमेशा क्या होगी? एक प्राइवेट कंपनी होगी। ओपीसी कैन नेवर बी अ पब्लिक कंपनी। मेरी बात समझ में आ गई? डन 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 डन। हाँ सर। सर अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे, ये तो था रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कंपनी किस किस टाइप की होती है। अगर हम बात करते हैं लाइबिलिटी के बेसिस पे कंपनी किस किस टाइप की होती है, तो सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, जहां पर मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। जितने शेयर्स वो खरीदेंगे उतनी आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। उतनी आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। बट द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका मतलब क्या होता है? यहां ना सर मेंबर्स ने एक गारंटी अमाउंट गारंटी कर दिया होता है। मतलब इन्होंने एक अमाउंट गारंटी कर दिया कि हम तुम्हें इतना पैसा पे करेंगे, बट अभी पे नहीं करेंगे। कब पे करेंगे? कब पे करेंगे? जब तुम्हारा वाइंडिंग अप हो रहा होगा। इट शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। सो यहां पर ना दो प्रकार की कंपनी आ जाती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है। अगर मैं बोलता हूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल है, तो यहां पर मेंबर की ड्यूअल लायबिलिटी है। एक तो शेयर कैपिटल जो उसने पे करना है, और वाइंडिंग अप के समय गारंटी अमाउंट भी देगा। फिर विदाउट शेयर कैपिटल, अगर गारंटी अमाउंट है विदाउट शेयर कैपिटल, तो फिर उसको सिर्फ गारंटी अमाउंट देना है, और वो कब देगा? वाइंडिंग अप के समय। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ गया होगा, सर एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आप बोल रहे हो विदाउट शेयर कैपिटल है, तो इनके पास शेयर से पैसे आ नहीं रहे हैं, और ये जो पैसा आना है ये गारंटी वाला बाइंडिंग अप के समय पे आना है, तो ये ड्यूरिंग द टेन्योर फिर ये पैसा कहां से लाएंगे? तो ये लोग पैसा उठाते हैं डेट्स वगैरह से। किससे पैसा उठाते हैं? डेट से। और डेट से पैसा उठाकर ये क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। डन 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 डन। यस सर। अनलिमिटेड कंपनी किसको बोलते हैं? नाम से पता लग रहा है, जहां पर लायबिलिटी क्या होती है आपकी? अनलिमिटेड होगी। मतलब मेंबर्स की लायबिलिटी विल रिमेन अनलिमिटेड। और सर ये भी वही दो प्रकार की, विद शेयर कैपिटल हो सकती है, विदाउट शेयर कैपिटल हो सकती है। तो मैंने एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है ऐसा, अनलिमिटेड कंपनी। आप चाहें तो आप एमसी की वेबसाइट पे जाइए, ये नाम डालिए और आप सर्च कीजिए, उसका सीन नंबर आएगा। जब आप मास्टर डेटा देखोगे ना, तो मास्टर डेटा में दिखेगा आपको कि ये कौन सी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो सॉरी अनलिमिटेड कंपनी है। ठीक है, डन 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 डन। चलो सर, अब इसके बाद अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। बोलो स्वाहा।
सर इतना सारा पढ़ने के बाद अब हम किस पे आए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 की स्टार्टिंग पे। वाओ, चलो जी। तो सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करते हैं सर टाइटल, कंपनीज एक्ट, एक्सटेंट, होल ऑफ द इंडिया, कमेंसमेंट, डिफरेंट डेट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन। तो हमको वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं बात करता हूं, आ जाओ जरा, अब जरा स्टार्टिंग पे आ जाते हैं और अब इस चैप्टर को निपटाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें काफी सारी डेफिनेशंस हैं जो अभी मैं पढ़ा दूंगा, बट कुछ डेफिनेशंस को अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे जो चीज वो आती रहेगी उसके साथ साथ अपन पढ़ते रहेंगे। देखो एक चीज मैं तुमको और बताऊं, एक चीज मैं और बताऊं कि हम लोग जब भी कभी ऐसा लॉ पढ़ते हैं तो वी विल नॉट रीड इट लाइक सेक्शन वाइज, सेक्शन 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं चलना होता। कोई ये प्लेन ऐसा मैराथन नहीं चल रही है कि 2 3 4 5 6। देखो कुछ चैप्टर्स में ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पर आप ऐसे चल रहे हो कि चलो ठीक है, मैंने बोला लाइक यू आर स्टडिंग 123 124 125 126 127, ठीक है, डिविडेंड के पढ़ रहे हो तो मेरे को समझ में आ रहा है, हालांकि उसमें भी आगे पीछे पढ़ना ही पड़ता है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लॉ ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि जैसे मैंने शेयर कैपिटल स्टार्ट करा तो आई स्टार्ट टीचिंग यू लाइक 43 44 45 46 47 48 49 50, ऐसे लॉ नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे तो एक काम करो, फिर तो आप प्लेन रीडिंग लेते चले जाओ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो सेक्शंस आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अभी कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, एकदम से कोई दूसरा सेक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, एकदम से कोई दूसरा सेक्शन निकल के आ जाएगा। तो हम पढ़ रहे होते हैं चैप्टर डिविडेंड, बट डिविडेंड चैप्टर पढ़ते समय हमें सेक्शन 91 रेफर करना पड़ता है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले का सेक्शन नंबर 91 रेफर करना पड़ जाता है, रिकॉर्ड डेट का। ठीक है, तो आप जब भी कोई सेक्शन पढ़ रहे हो ना, यू आर स्टडिंग विद द इंटरलिंकिंग। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं चलोगे कि तुम सोचो कि मैं अभी सेक्शन नंबर 2 कराऊंगा फिर मैं 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, आई विल गो लाइक दैट। नो, मैं ऐसे समझाऊंगा लॉ को कि वो इतना इंटरकनेक्ट होगे ना, तुमको उसको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब तुम उसको याद करोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि इसको कैसे अपन लिंक कर रहे हैं। ठीक, ये सेक्शन अलग से आइसोलेशन में है, ये सेक्शन अलग से आइसोलेशन में, ऐसा नहीं होता। ठीक, चलो। तो सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है सर? ये तो अपना निपट गया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की कि ये किस पर एप्लीकेबल होगा। सर ये जो पूरा एक्ट है ना, ये एप्लीकेबल होगा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जो भी कंपनी इस एक्ट में बनेगी उन पर, और जो कंपनीज प्रीवियस कंपनी लॉ में बन चुकी हैं उन पर भी ये लॉ लगेगा। इंश्योरेंस कंपनी पर लगेगा, एक्सेप्ट इनसोफार, अब रुक जाओ, ये लैंग्वेज क्या आ रही है? एक्सेप्ट इनसोफार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। मतलब सर ऐसा समझ लो कि इंश्योरेंस कंपनी भी है तो एक कंपनी ना, तो इंश्योरेंस कंपनी पे भी कंपनीज एक्ट तो लगेगा, बट उस हद तक लगेगा कि अगर मान लीजिए इंश्योरेंस को तो इंश्योरेंस एक्ट भी गवर्न करता है, इंश्योरेंस कंपनी को तो उसके लिए उसका स्पेशल लॉ भी बना हुआ है। और कंपनीज एक्ट तो एक जनरल लॉ है, वो तो हर कंपनी पे लग रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो उनका स्पेशल एक्ट बना हुआ है, जो उनका इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है, अगर उसमें कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं वो, और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी आती है, मतलब कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि कंपनीज एक्ट उसी मुद्दे पर कुछ और बोल रहा है और इंश्योरेंस एक्ट उसी चीज पर कुछ और बोल रहा है, तो बोल रहा है फिर उस केस में कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनीज पर कंपनीज एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट नहीं लगेगा insofar as the said provision किसके? said provisions of what? said provision of companies act are inconsistent with the provision of the insurance act। समझ में आ गया सर? अगर कंपनीज एक्ट के जो कहे गए प्रोविजन है, ये प्रोविजंस इंश्योरेंस के प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो फिर हम उस केस में वो वाले प्रोविजंस फिर उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। ठीक है, सेम गोज विद द बैंकिंग कंपनी। सर ऐसे ही जो बैंकिंग कंपनीज हैं उन पर भी क्या लगेगा? उन पर भी तो कंपनीज एक्ट लगेगा। ठीक है, फिर आगे वही कहानी, एक्सेप्ट इनसोफार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बैंक्स के लिए क्या होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है, तो अगर मान लीजिए उसके साथ इनकंसिस्टेंसी आती है तो नहीं लगेगा। कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, कौन सी कंपनी है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर भी ये एक्ट उस हद तक लगेगा कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए विद द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अगर वो इनकंसिस्टेंट हुआ तो फिर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। आगे बढ़ना, एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। कोई और कंपनी जो कि गवर्न की जाती है बाय द स्पेशल एक्ट। सर कोई भी ऐसी कंपनी जिसको गवर्न किया जाता है बाय द स्पेशल एक्ट for the time being in force except insofar as the said provision are inconsistent with the provision of such special act। अगर उसका उसके स्पेशल एक्ट के साथ और कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कुछ इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो फिर नहीं लगेगा। एंड लास्ट में लिखा सच बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो जैसे आप कोई सर एग्जांपल दो बॉडी कॉर्पोरेट का, जैसे फॉर एग्जांपल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया,
ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एफसीआई जिसको आप बोलते हो। तो अगर आप ये बॉडी कॉर्पोरेट जो है इनको इनकॉर्पोरेट किया गया बाय एनी एक्ट फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और इनको सीजी बोल देता है कि इस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो भैया फिर उस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा। यानी अगर यहां पर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, सीजी नोटिफिकेशन लाके किसी बॉडी कॉर्पोरेट को क्या कर देता है बेटा, स्पेसिफाई कर देता है, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट पे क्या लगेगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट पे पूरा कंपनीज एक्ट लग जाएगा। एक बात पूछूं, मैंने अभी तुमको सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, ये रही वो वाली डेफिनेशन, आप चेक करके देख लो, मैंने यही पढ़ाई थी। सेक्शन 2 क्लॉज 11 वाली बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। तो यहां पर भी ये बॉडी कॉर्पोरेट शब्द यूज हुआ है और यहां ऊपर ये बोल रहा है बॉडी कॉर्पोरेट पे ये एक्ट लगेगा। इन दोनों में फर्क क्या है सर, इन दोनों में फर्क, ये कौन पूछता है? ये जो बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है ना, यहां बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि इसे बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। अब पूरे एक्ट में जहां जहां शब्द आएगा, जिस जिस सेक्शन में शब्द आएगा कि ये वाला सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा, ये वाला सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा, जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। सब्सिडरी कंपनी में सब्सिडरी कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 46 देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 46 देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 46 फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। इस पर्पस के लिए कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी मानी जाएगी। मतलब पता है क्या हुआ, कल मैं आपको क्या सिखा रहा था कि होल्डिंग कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी कब कहलाती है, जब वो सामने वाले के मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर कर ले तो वो होल्डिंग बन जाएगी और मैं उसका सब्सिडरी। अब एक बात सोच के देखना, यहां लिखा है कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, यानी अगर बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी अगर किसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर उसने भी हमारी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर कर लिए तो वो तब भी क्या कहलाएगा, होल्डिंग कहलाएगा, और हम क्या कहलाएंगे, सब्सिडरी कहलाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? यानी क्योंकि देखो इससे कंफ्यूज मत होना, ऊपर क्या लिखा है, होल्डिंग कंपनी, मतलब कि एक कंपनी होनी चाहिए। थोड़ा और एनालिसिस करवाऊं, होल्डिंग कंपनी क्या होनी चाहिए, मींस अ कंपनी, कंपनी मतलब कंपनी मींस अ कंपनी एज पर 2 क्लॉज 20 जो इस एक्ट में बनी हो। आप सपोज करो टेस्ला ने आपकी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर एक्वायर कर लिए, तो क्या आप उसकी सब्सिडरी हो, वो आपकी होल्डिंग नहीं है? पर सर यहां तो लिखा है होल्डिंग कंपनी पहले कंपनी होनी चाहिए, और टेस्ला तो कंपनी है ही नहीं, टेस्ला तो एज पर कंपनीज एक्ट कंपनी है ही नहीं, इसलिए इन्होंने यहां लिख दिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड हो जाएगा इस सेक्शन में। एक तो ये समझ में आ गया, ये मैंने होल्ड पे डाला था, ये भी समझा दिया। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे अभी इस सेक्शन में लिखा है, ऐसी पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां जिस जिस सेक्शन में लिखा होगा, उस सेक्शन पे जहां जहां बॉडी कॉर्पोरेट लिखा होगा वो सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल हो जाएगा, वो सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल होगा, बाकी पूरा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। पर तुमको पता है, अगर सेक्शन 1 वाला जो ये एप्लीकेबिलिटी है ना, अगर इस क्लॉज एफ में, सब क्लॉज एफ में अगर सीजी ने किसी बॉडी कॉर्पोरेट का नाम लिख दिया तो बेटा उस पर पूरा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट की बात हो रही है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नॉट सेलेक्टिव प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, पूरा एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। चलते हैं आगे। इसके बाद सर अपन आगे बढ़ते हैं, ये हमने सीख लिया कि किस किस पर एप्लीकेबल होगा। फिर हम बात करते हैं कुछ और बेसिक सी डेफिनेशन की। सर एक चीज बताओ कि कैपिटल कितने टाइप की होती है? तो मैंने बोला एक होती है ऑथराइज कैपिटल, इसी को आप रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हो, इसी को आप नॉमिनल कैपिटल बोलते हो। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल अप टू विच द कंपनी कैन इशू शेयर, इससे ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। सर अगर मान लो हमने इतने शेयर इशू कर दिए, कल को हमें और करने हैं तो पहले इस ऑथराइज कैपिटल को ऑल्टर कराओ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 10 करोड़ शेयर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, 10 रुपए का एक, तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है? 100 करोड़। अब इसमें से कंपनी जितने शेयर पब्लिक को इशू कर देगी हम उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इसमें से लोग जितने शेयर आपके खरीद लेंगे तो हम उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर उसमें से आप जितने पैसे पब्लिक से मांग लोगे, जैसे 6 करोड़ शेयर पब्लिक ने खरीद ले 10 रुपए वाले, आपने अभी सिर्फ मांगे 7 रुपए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल में से दो टुकड़े हो जाएंगे, या तो कुछ कॉल्ड आएगी या कुछ नहीं आएगी। जो आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पेड अप शेयर कैपिटल, और जो नहीं आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरिया। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। और तुम लोगों को ये वीडियोस को सबके साथ शेयर करना है, मैं तुमको बोल रहा हूं जैसे ही क्लास खत्म हो सबसे पहला काम क्या करना है तुमने? हाँ बिल्कुल ठीक समझे, सबसे पहले लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है, और
सबके साथ शेयर करना है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो सबके साथ शेयर करना है, ठीक है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बेटा जी रिकॉर्ड्स आएंगे। सर किस चीज के रिकॉर्ड्स? आपके रिसीट्स के, एक्सपेंडिचर्स के, सेल्स और परचेज के, एसेट्स और लायबिलिटीज के, और कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन 148। ये सब चीजें जब आप रिकॉर्ड करोगे, इन रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला बैलेंस शीट, दूसरा P&L अकाउंट, तीसरा मैंने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सर ये किसको बनाना है? इंड एस कंपनीज जो होती हैं, जो कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर इंड एस लगते हैं, इंड एस कंप्लाइंट कंपनीज को क्या बनाने पड़ते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। तो यहां भी लिख सकते हो इफ एप्लीकेबल, यदि अगर एप्लीकेबल है तो आपको बनाना है। और साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट। सर एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या होता है? जैसे बैलेंस शीट आपने उठाई किसी कंपनी की, बैलेंस शीट में जब आप एसेट साइड पे गए, तो एसेट साइड पे देखो, वैसे तो अभी वर्टिकल बनती है, बट मैं तुमको वही देसी वाली बैलेंस शीट समझा रहा हूं जो हम हमेशा हमने बचपन से बनाई। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट वाली साइड पे हम लोग यहां पर लिखा देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स। तो अब डेटर्स में कौन कौन डेटर्स है भाई हमारे, हमको किन से पैसे लेने हैं, वो लिखा होता है ना ऐसा, सुंदरी डेटर, यू नो सुंदरी डेटर। सर वो सन्ड्री डेटर होता है, आप बोल रहे हो सुंदरी डेटर होता है वो, ठीक है। वो कौन से डेटर होते हैं? सुंदरी डेटर। तो जो सुंदरी डेटर होते हैं ना, वो सुंदरियां वो कौन कौन है, वो सारा कहां लिखा रहेगा? एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर। और लोन वाले अमाउंट में मान लो लायबिलिटी साइड पे ऐसा लिखा हुआ है कि हमने इनसे, यहां पे लिखा हुआ है बोरोविंग्स, लेट से 1500 करोड़। अब तुमने किससे कितना बोरो कर रखा है, तो वो सारी कहानी आपको कहां दी गई है? एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर। बात समझ में आ गई? कहां दी गई है? एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर। सर किसको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी होती? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी स्मॉल कंपनी को, ओपीसी को, डोरमेंट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी विच इज द स्टार्टअप मे नॉट हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर ये नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बना लिया तो कोई आफत आ जाएगी क्या? मे लिखा है, नहीं बनाना ना बनाओ, तुमको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, तुमको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो बनाओ, नहीं बनानी तो ना बनाओ। नहीं बनाओगे तो कोई गलती नहीं होगी, बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने तुमको शैल नहीं करा कि भैया आपको तो बनानी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है। देखो फाइनेंशियल ईयर का मतलब होगा जो कब स्टार्ट होगा। सर जहां स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट होगा, खत्म कब हो जाएगा, ये ध्यान रखना, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। 31 मार्च को क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आओ पहले इसकी लैंग्वेज पढ़े, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं फाइनेंशियल ईयर की। जरा एक बार आ जाओ मेरे साथ, क्या पढ़ो? लैंग्वेज पढ़ो। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। फाइनेंशियल ईयर किसे बोला जाएगा? मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, पर यह ध्यान रखना हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च को। खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च को। एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ अ ईयर, द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग ईयर बोले तो नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, इन रिस्पेक्ट वेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी इज मेड अप। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बोल रहा है? इधर आओ। मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 17 सितंबर 2024 को, तो 17 सितंबर 2024 को जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो साल खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। मैंने बोला जब से भी साल शुरू हो आपका, जहां से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ध्यान रखना, आपका साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2025 को। फिर अगली बार से इसका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलेगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। बट अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है किसी भी साल में, अगर कोई कंपनी किसी भी साल में 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो फिर उसका फाइनेंशियल ईयर अभी 31 मार्च को खत्म नहीं होगा, फॉलोइंग ईयर के 31 मार्च को खत्म होगा। मतलब अगर कोई कंपनी लेट से 10 फरवरी 2025 को इनकॉर्पोरेट होती है, 1 जनवरी या उसके बाद हुई, तो अभी वाले 31 मार्च यानी 31 मार्च 2025 को इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होगा, इसका फाइनेंशियल ईयर जाएगा 31 मार्च 2026 तक। डन। अगर कोई कंपनी 1 जनवरी को भी इनकॉर्पोरेट होगी तो भी उसका फाइनेंशियल ईयर कब जाएगा? फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च, यानी कि 31 ऑफ मार्च 2026। पर सर अगर कोई कंपनी 31 दिसंबर को इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो मार्च अभी वाला ही आ जाएगा। देखो सिंपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 ऑफ जनवरी, अगर 1 जनवरी को या 1 जनवरी के बाद आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई या 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई, तो देन इन दैट केस the financial year will end on the following 31st मार्च, मतलब अगले साल की फॉलोइंग ईयर की 31st मार्च पे फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, ठीक है। बट अगर कोई कंपनी 1 जनवरी से पहले इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो फिर देन इन दैट केस कब इनकॉर्पोरेट हो सकती है? कब इनकॉर्पोरेट हो सकती है? सर वो कभी भी इनकॉर्पोरेट हो जाए, बस 31 दिसंबर या उससे पहले होनी चाहिए। तो अगर वो तब इनकॉर्पोरेट होती है तो फिर जो अब वाला मार्च आ रहा है
क्योंकि फॉलोइंग ईयर लिखा है ना, तो अभी 31 दिसंबर का फॉलोइंग ईयर अगला ही हो जाएगा। अब समझ में आ गई? अब लैंग्वेज पढ़ के देख लो, तुमको ईजी लगेगी पढ़ना। इन रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मींस द पीरियड एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ मार्च। हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर देंगे 31 मार्च को, बट अगर कोई कंपनी ऑन और आफ्टर 1st डे ऑफ जनवरी इनकॉर्पोरेट हुई है तो 31st डे ऑफ मार्च कौन से साल का देखा जाएगा? अगले साल का, फॉलोइंग ईयर का देखेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ तो सर अगर मान लो कोई कंपनी 27 नवंबर 2024 को लेट से इनकॉर्पोरेट हुई तो 31 मार्च 2025 को क्या आ जाएगा? आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोजर आ जाएगा। प्रोवाइडेड अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है। क्या है? होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है। होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है। किसकी? एक ऐसी कंपनी की विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मान लो मेरी जो कंपनी केके लिमिटेड, वो किसी होल्डिंग कंपनी किसी बाहर की कंपनी की, या वो सब्सिडरी कंपनी किसी बाहर की कंपनी की, या वो एसोसिएट कंपनी किसी बाहर की कंपनी की। और ऐसी कंपनी को क्या करना है सर? ऐसी कंपनी को क्या करना होता है पता है? ऐसी कंपनी को पता है क्या करना होता है? क्या करना होता है सर? ऐसी कंपनी को अपने अकाउंट्स को ना इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, कंसोलिडेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंसोलिडेट करना पड़ता है, कंसोलिडेशन करना होता है। अब हो क्या रहा है? वो कंपनी कुछ और फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, हमारी कंपनी कुछ और फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, तो अब हम अपने अकाउंट्स कंसोलिडेट कैसे करें? तो अगर हम चाहते हैं कि भैया हम भी एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हैं तो यू अप्लाई टू सीजी। आप सीजी को क्या कर दो? अप्लाई कर दो। सीजी में अलाउ टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। सीजी हो सकता है तुम्हें अलाउ करे, हो सकता है अलाउ ना करे, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां क्या लिखा हुआ है? सीजी में। सीजी में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय दैट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अलाउ एनी पीरियड एट इट्स फाइनेंशियल ईयर वेदर और नॉट पीरियड इज द ईयर और नॉट। फिर वो पीरियड ईयर हो ना हो, डजंट मैटर एट ऑल, पर हम उसको क्या बोलेंगे सर? हम उसको बोलेंगे कि वो हमारा क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। डन सर। तो मैंने काफी सारी डेफिनेशन तुम्हें इस चैप्टर में से पढ़ा दी है। मेरे को एक बारी में गो थ्रू कर लेता हूं, कोई भी और डेफिनेशन जो मुझे लगी कि ये डेफिनेशन अभी बतानी जरूरी है तो दैट आई टेल। उसके अलावा नहीं तो फिर अपन मूव करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है। और एक चीज और जो क्वेश्चन आंसर के सेशन होंगे ना, कोशिश करूंगा कि मैं वो तुम्हारे साथ लाइव लूंगा, बट तुम इन क्लासेस को कंप्लीट करके रखना, क्योंकि चैप्टर करोगे तो ही क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएंगे। ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट जरूर किया करो। ठीक। एक चीज मैं और क्लैरिफाई कर दूं, एक चीज और बता दूं कि अभी भी अगर तुम लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। कुछ नोट्स भेजने हुए या कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हुई तो वो वहीं पे भेजूंगा, टेलीग्राम में मिल जाएगी तुम लोग को। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। आर्टिकल्स अपन अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो अभी उसका कोई रोल नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुमने नाम फिलहाल सुना होगा कि एएस जो है वो रिकमेंड करता है, आईसीएआई नफरा इशू कर रहा है। ठीक है। नफरा बोले तो ये एनएफआर है। सीजी प्रिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है। एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई इन कंसल्टेशन विद एनएफआर। तो इशू प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है? सीजी। ऑथोराइज कैपिटल मैंने तुमको बता दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अभी कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट डन। बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर, ये भी पढ़ लो। बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर का मतलब बुक्स एंड पेपर लिखाओ तो भी बात यही है, बुक्स और पेपर लिखाओ तो भी बात यही है। इसके अंदर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट आ जाएंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सब चीजें आ जाएंगी। आपकी कंपनी की जो डीड्स, कंपनी ने किसी के साथ डीड बनाई है वो आ जाएगी, वाउचर्स आ जाएंगे, राइटिंग्स आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रजिस्टर्स आ जाएंगे। सर रजिस्टर्स बोले तो ये कौन से रजिस्टर हैं? तो कंपनी कई सारे रजिस्टर मेंटेन करती है, लाइक कंपनी हैज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कंपनी हैज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो ये सारे रजिस्टर आपको बनाने पड़ते हैं। ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अपन बनने ही वाले हैं, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है बेटा। कंपनी ये हो गया। कंपनी लिमिटेड पे गारंटी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, कंपनी लिमिटेड पे शेयर्स तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है। डिबेंचर्स आगे चल जब आएगा तब देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। प्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है सर? प्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? प्री रिजर्व मींस सच रिजर्व which as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend। वो रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए फ्री है, हम उसे बोलते हैं फ्री रिजर्व। पर इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रॉफिट आप मत जोड़ना जो कि अनरियलाइज गेन है, नोशनल गेन है, या तुमने एसेट को रिवैल्यू करके वो प्रॉफिट दिखा दिया, ये फ्री रिजर्व के अंदर नहीं आता। ठीक है। उसे हम फ्री रिजर्व नहीं मानेंगे। अगर तुमने कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करके रखा हुआ है, या कोई अनरियलाइज गेन है जो गेन तुम्हें हुआ नहीं है, नोशनल गेन कि मतलब वो गेन बोलने को गेन है बट वो एक्चुअल में गेन नहीं है, ऐसे सब वैल्यूज को आप इंक्लूड मत कीजिएगा। या फिर अगर आप कभी भी एसेट या लायबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट चेंज करते हो, सर उसको फेयर वैल्यू पे लाने के लिए
फेयर वैल्यू पे लाने का मतलब कि एसेट्स की अभी फेयर वैल्यू कितनी है, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है, तो हमने इनकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट करवाते हैं कि इनकी फेयर वैल्यू कितनी है और हमारी बुक्स में ये वैल्यू कितनी चल रही है। तो उसके हिसाब से कभी कभी क्या होता है कि फेयर वैल्यू एसेट की ज्यादा चल रही है, आपकी बुक्स में कम पड़ी है, तो आप उसको फेयर वैल्यू पे मैच करने के लिए कोई एक रिजर्व खड़ा कर देते हो कि चलो ठीक है इधर रिजर्व बना देते हैं और इधर एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली कैरिंग अमाउंट का मतलब ये होता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट को रिवाइज करना ताकि उसको फेयर वैल्यू पे लाया जाए, तो इसको भी फ्री रिजर्व नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रिजर्व बोलते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी वी हैव डन, इशूड कैपिटल ऑलरेडी वी हैव डन, ऑलरेडी वी हैव डन, ऑलरेडी वी हैव डन, डन 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 डन। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी। वन पर्सन कंपनी वी हैव डन, पेड अप शेयर कैपिटल वी हैव डन, प्राइवेट कंपनी अपना हो गया, प्रमोटर की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, पब्लिक कंपनी हमने पढ़ लिया, प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। रजिस्ट्रार का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पर आरओसी ध्यान रखकर चलना, तुम दिमाग में सिर्फ रजिस्ट्रार बोले तो आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, अच्छा ये हिरार्की कैसे रहती है कि सबसे ऊपर कौन है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसने अपने नीचे कौन बिठा रखे हैं, आरडी, आरडी बोले तो रीजनल डायरेक्टर्स, उनके नीचे कौन होते हैं, आरओसी। ठीक है, उनके नीचे कौन होते हैं, आरओसी। सर इनका क्या काम रहता है, देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होती है वो कौन है, वो है सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कौन है, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पूरे एक्ट में जहां जहां सीजी लिखा है समझ जाना किसकी बात हो रही है, एमसीए की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात हो रही है। ठीक सर, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आरडी की, तो आरडी और आरओसी में क्या फर्क है। ठीक है, हाउ मेनी आरडीज आर देयर इन इंडिया, 7, टोटल 7 आरडीज है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जो आरओसी होते हैं ना, जैसे आपको जो भी फाइलिंग्स करनी है, लाइक मैंने बोला कि हमको ये फॉर्म फाइल करना है, वो फॉर्म फाइल करना है, तो वो सारी फाइलिंग्स किसको जा रही है, आरओसी को। आरडीज बैठे हुए हैं कि अगर मान लो लेट से, तो एक काम बता रहा हूं आरडी का, जैसे मान लो कि कोई आपको अप्रूवल चाहिए, तो यू विल टेक दैट अप्रूवल फ्रॉम द आरडी की सेक्शन में लिखा रहेगा ये वाला पर्टिकुलर अप्रूवल यू हैव टू टेक फ्रॉम द आरडी, तो तुमको वो अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, आरडी से लेना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटेड पार्टी की अभी कोई डेफिनेशन मैं यहां पर फिलहाल नहीं खोल रहा हूं, रिलेटेड पार्टी जहां पर आएगा तो मैं उसी के साथ समझाऊंगा कि रिलेटेड पार्टी किसे माना जाएगा। ठीक है, और इसका अलग से मैंने बहुत ही बेहतरीन चार्ट बना रखा है एक सिंगल पेज का, तो उसमें मैं ऑलरेडी बता दूंगा, उसकी टेंशन तुम ना लेना। ठीक है, रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं। ठीक 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 ठीक। शेयर का मतलब क्या होता है सर, शेयर मीन द शेयर, इसको भी शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि देखो जो जो डेफिनेशन जिस चैप्टर के साथ ही आएंगी ना समझ में, वो अभी यहां पर बताकर मैं उसको कुछ समझा भी नहीं पाऊंगा, उतने उतने ग्रेटर एक्सटेंट पे मैं उसको लेके नहीं जा पाऊंगा। तो आई वांट कि उसको इतना खतरनाक तरीके से एनालाइज करो कि वो उसी चैप्टर में जाकर जब लिंक होगी ना, देन यू विल सी दैट हाउ ब्यूटीफुली द लॉ इज ड्राफ्टेड। ठीक, स्मॉल कंपनी ऑलरेडी वी हैव डन, स्मॉल कंपनी आप पढ़ लेना, किस किस को स्मॉल कंपनी नहीं मानते, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और एनी ऐसी कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कि स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है। सब्सक्राइब कैपिटल ऑलरेडी वी हैव डन, सब्सिडरी कंपनी हमारा हो गया है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। पूरे एक्ट में, हाँ ये ध्यान रखना, पूरे एक्ट में कहीं पर भी ट्राइब्यूनल शब्द आता है, क्या आता है, ट्राइब्यूनल शब्द आता है, तो हम बोलेंगे कि वो ट्राइब्यूनल कौन है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी। और एनसीएलटी जो है ना, एनसीएलटी जो है ये सारे डिस्प्यूट्स वगैरह जो है वो देखेगा। अगर एनसीएलटी के अगेंस्ट कोई भी, एनसीएलटी के अगेंस्ट आप, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करा, आपको लग रहा है कि नहीं यार एनसीएलटी का ऑर्डर मेरे को जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है, यार इसने गलत करा है मेरे साथ, मेरे को इसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है, तो यू कैन फाइल दैट अपील टू द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, एनसीएलटी की अपील कहां जाती है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। और सर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, द ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द पी&एल अकाउंट। ठीक है, ये तो कुछ ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है। अनलिमिटेड कंपनी अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी, मैं तुमको बता चुका हूं अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है। वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है सर, जब कंपनी के पास आपके पास कंपनी में वोट करने का राइट आ जाता है, या तो आप वोट कर रहे हो इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी और बाय द मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। अब अभी पोस्टल बैलेट क्या होता है, जब जनरल मीटिंग आएगा तो जनरल मीटिंग में बताऊंगा कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो आप मीटिंग में जाकर भी वोट कर सकते हो, ठीक है, और पोस्टल बैलेट के थ्रू भी क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। अगर ये राइट आपके पास है तो दैट मींस कि आपके पास क्या है, वोटिंग राइट है, आपके पास वोटिंग राइट है। ठीक है, एक बार मुझे देख लेने दो कि अगर मुझे कुछ और डिस्कशन करना हुआ तो हम कुछ और चीज डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज चैप्टर नंबर 1 को फिलहाल के लिए तो करेंगे पैक। कुछ और डेफिनेशंस अगर मुझे लगी तो आई सेपरेटली रिकॉर्ड अ वीडियो, क्योंकि जैसे देखो ऑफिसर हो गया, ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो गया, रिलेटेड पार्टी हो गया, थोड़ी भारी भारी डेफिनेशन है। ठीक है, so I'll record it in a separate video and then will provide to you. ठीक है ठीक है ठीक है।
देखो ये अभी मैं तुमको बता रहा था कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हो तो किसके पास जाएगी, एनसीएलटी के पास। इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां जा सकती है, एनसीएलटी के पास। सर एनसीएलटी के अगेंस्ट अगर हमें अपील लगानी हो तो वो कहां जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास आप क्या लगा सकते हो, अपील लगा सकते हो। सो एमसी के नीचे आरडीज आते हैं, आरडीज के नीचे आरओसीज आते हैं। देयर आर 7 आरडीज इन इंडिया। आरओसीज अप्रॉक्स कितने हैं, अप्रॉक्स 25 इन इंडिया। जैसे मान लो कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन लगानी है तो आरओसी के पास लगाओगे, ठीक है। कोई भी फाइलिंग्स करनी है तो आरओसी के पास करोगे। एनुअल रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स में रिटर्न जाती है, ऐसे ही कंपनी में भी क्या जाती है, एनुअल रिटर्न जाती है। उसका फॉर्म क्या होता है, एमजीटी 7। तो वो अगर फाइलिंग्स आपको करनी है तो वो भी आप किसके पास करोगे, आरओसी के पास। वो भी आप किसके पास करोगे, आरओसी के पास। और एक चीज और बताओ ऐसे नॉलेज के लिए, 2004 से पहले, 2004 तक एमसीए था ही नहीं। 2004 से पहले ये काम संभालता था कौन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी अफेयर्स। बट लेटर ऑन ये रियलाइजेशन हुआ कि इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, वेबसाइट आपकी mca.gov.in रहेगी जो, और पूरे एक्ट में जहां जहां मैं बोल रहा हूं सीजी आएगा, वहां वहां क्या आ जाएगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में मुझे नहीं लगता कि कुछ और ऐसी खास बात है जो आपको अभी फिलहाल जानने की जरूरत है। बाकी कुछ डेफिनेशन जो रहेंगी वो आपकी कब आएंगी, वो आपकी आएंगी विद द रिस्पेक्टिव चैप्टर। ठीक है, तो इसको यहां पर अच्छे से कर लेना वाइंड अप। इसके बाद अपन मिलेंगे अगली वीडियो में। Till then, take care, tata, bye bye, and keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Take care, tata, bye bye.